देखने को मिलेगा मेन ट्रेंड इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये आपके सामने अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग सेमेस्टर में आता है, लेकिन आपके 4th सेमेस्टर में आएगा। अगर आपके अन्य कोई सेमेस्टर में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, सेम ही सिलेबस रहता है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। तो आपका जो सिलेबस रहने वाला है मेन ट्रेंड इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियां। ये जो वीडियो होने वाली है इस क्लास के अंदर आपको दो चीजें मैं करवाने वाला हूं। एक तो आपको सिलेबस कवर करवाऊंगा आपका कि आपका सिलेबस कैसे रहने वाला है इस पूरे पेपर के अंदर, प्लस साथ के साथ टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन? टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिनको पढ़ने के बाद आप सीधे सीधे एग्जाम के अंदर चले जाना, आपके पूरे में से पूरे नंबर है वो देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया? तो पूरा का पूरा क्रिप्स जो आपके सामने सिलेबस व टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा रिवीजन होगा। आपको अच्छे से वीडियो को देखना है, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो। साथ के साथ आपके सामने कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो जरूर से जाकर खरीद सकते हो। इसी क्लास के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, इंपॉर्टेंट नोट्स कहां पर मिलेंगे फ्री वाले, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। सबसे पहले स्मार्ट स्टडी प्लान के अंदर देखें भाई कौन कौन से वो टॉपिक है। अब शुरू करते हैं क्लास को, जिसके अंदर अपन सारा का सारा सिलेबस है वो किस हिसाब से रहता है, आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसका क्या पूरा पैटर्न रहेगा उसको देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने यूनिट नंबर फर्स्ट आती है। क्या आती है? यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसको इसमें कवर नहीं किया गया वो मैं बता दूं। उसमें आपके सामने अलग अलग प्रकार के हमारे जो धर्म है उसके बारे में बात होती है, जैसे कि वैदिक धर्म। समझ में आ गया? वैदिक धर्म, ठीक है। आपके सामने बौद्ध धर्म और आपके सामने जैन धर्म। क्या होता है? जैन धर्म। और इन धर्म में से सबसे ज्यादा वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से धर्म से संबंधित? वैदिक व बौद्ध धर्म से आपके सामने संबंधित लगभग प्रश्न हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इसमें प्रश्न कौन सा आता है? इससे प्रश्न आपके सामने कितने नंबर वाला प्रश्न देखने को मिलेगा? आपके सामने 10 नंबर वाला बड़े वाला प्रश्न आता ना आपके सामने, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कौन सा? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ना, वो देखने को मिलेगा। कौन सा प्रश्न देखने को मिलेगा? जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है वो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन सा? जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है यहाँ पर। समझ में आ गया आपको? यूनिट फर्स्ट में वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगले वाले की बात करें आपके सामने यूनिट नंबर सेकंड की, जिसमें दर्शन व साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे संबंधित? दर्शन व साहित्य से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें कालिदास व तुलसीदास के साहित्य योगदान पर ज्यादा पढ़ना। आपको क्या पढ़ना है? कालिदास और तुलसीदास का जो साहित्य लिखा गया, उनकी जितनी साहित्य कृतियां, खास करके जो रामायण है ना और आपके सामने जो महाभारत है उससे संबंधित तुलसीदास का जो रामायण से संबंधित जो लिखी गई है उससे संबंधित तुलसीदास का प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। और कालिदास का साहित्य कृति से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलता है। ये साहित्यिक योगदान से संबंधित प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। कौन से क्वेश्चनों में आता है? लॉन्ग क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। समझ में आ गया आपको? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में क्या देखने को मिलता है? कालिदास या तुलसीदास की कोई दो कृतियों के नाम बताओ। क्या बताओ? कोई दो किताबों के नाम, या जो आपके सामने दो प्रमुख कृतियों के नाम पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने कैसे देखने को मिलते हैं? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। कैसे? अति लघुतरात्मक प्रश्न, जो छोटे वाले प्रश्न आते हैं 2 नंबर वाले, उसमें इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है आपके सामने, जहां पर जो तुलसीदास या कालिदास के द्वारा जो दो कृतियां हैं उनके नाम आपको बताना है, या उनकी कोई कवि जो कृति है कोई लिखी गई है उसके ऊपर आपको पूछ लिया जाता है भाई किसके द्वारा लिखी गई है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? इन पर आपको दोनों पर फोकस करना है, कालिदास और तुलसीदास पर अच्छे से। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करें, मंदिर वास्तुकला। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से दिख जाए 1 मिनट के लिए। चलिए भाई, अब सही है आपके लिए एकदम। चलिए भाई, यूनिट नंबर जो 3 है उसमें मंदिर वास्तुकला पर आपको ज्यादा फोकस करना है, जहां पर आपके सामने जो बड़े वाले प्रश्न ज्यादातर देखने को मिलते हैं। यूनिट नंबर 4 में आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक हो गए आपके सामने, उससे संबंधित और उनके आविष्कारों के नाम आपको सीधे तौर पे रट लेने होते हैं। उसके आपके सामने संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं और अधिकतर बड़े वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये तो आपके सामने स्मार्ट प्लान जिसके बारे में अपन ने बात की, लेकिन यहीं पर आपको सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती हैं। एक एक चीजें आपको बताऊंगा कि आपका सिलेबस कैसे रहेगा, किस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर आपको चीजों को तैयार करके जाना है, एग्जाम पैटर्न आपका कैसे रहता है। सबसे पहले आपके सामने मैं बात करूं एग्जाम की, तो चाहे आप नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो
किसके? नॉन कॉलेज के। यहीं पर देखते हैं अपन जो नए वाले पेज पे, चाहे आप नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, और चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो। किसके स्टूडेंट हो? रेगुलर के स्टूडेंट हो। आपका जो पूरा का पूरा आपके सामने जो सिलेबस की बात करें उसमें जो पेपर है वो कितने देर का आता है भाई? 3 घंटे का पेपर देखने को मिलता है। कितने देर का पेपर देखने को मिलता है? 3 घंटे का पेपर देखने को मिलता है। आजकल कॉमन पेपर आता है। क्या आता है? कॉमन पेपर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कॉमन पेपर देखने को मिलता है। और कितने नंबर का पेपर आता है? 120 नंबर का पेपर देखने को मिलता है। कितने नंबर का पेपर देखने को मिलता है भाई? 120 नंबर का आता है। चाहे आप नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो चाहे रेगुलर के विद्यार्थी हो, आपके सामने 3 घंटे का पेपर होगा। कॉमन पेपर मतलब दोनों के लिए सेम पेपर आएगा और 120 नंबर का पेपर आएगा। कितने नंबर का? 120 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलेगा। पहले अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अब राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपना पैटर्न बदल दिया है, दोनों के लिए कॉमन पेपर ही आता है। समझ में आ गया? जरूरी चीज है भाई, आपको ये चीज याद रखने लिए आपके लिए कॉमन पेपर ही देखने को मिलेगा, सेम पेपर ही देखने को मिलेगा। अब ये कॉमन पेपर आता कैसा है, उसके लिए क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, उसको जानना जरूरी है और अपन इसी पर चर्चा करने वाले हैं भाई। सबसे पहले आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले आपके सामने आपका आता है पार्ट ए। क्या आता है? पार्ट ए, खंड ए आता है, जिसके अंदर आपके सामने कितने नंबर का देखने को मिलता है भाई? 40 नंबर का देखने को मिलता है। कितने? सॉरी 20 नंबर का आता है भाई, इसमें गलत लिख रखा मेरे को, मेरे हिसाब से आपके सामने 20 अंक आता है, यहां पर गलत लिख रखा है इन्होंने। 20 अंक का आपको देखने को मिलता है। कितने अंक का? 20 अंक का देखने को मिलता है। 20 अंक का कैसे आता है भाई? इसके अंदर आपके सामने क्या रहते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। और 10 क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। कितने नंबर का रहता है? 2 नंबर का रहता है। इस हिसाब से 20 अंक आपके हो गए। इनमें आपके सामने जब आप प्रश्नों का सॉल्यूशन बनाते हो तो इसमें साफ साफ लिखा रहता है ये 10 के 10 क्वेश्चन जो आपका पार्ट ए है। क्या है? पार्ट ए है। इसके अंदर आपके सामने टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 10 के 10 क्वेश्चनों को करना अनिवार्य रहता है। क्या रहता है? अनिवार्य रहता है। समझ में आ गया? बाकायदा लिखा रहता है कि भाई आपके सामने प्रत्येक यूनिट से प्रश्न देखने को मिलता है, इन 10 के 10 प्रश्नों को करना आपको अनिवार्य है। अनिवार्यता की बात ऐसी, आपको इनका जब सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको इनको सॉल्यूशन बनाते वक्त कितने शब्दों का प्रयोग करना भाई? आपको 20 शब्दों का। कितने शब्दों का? 20 शब्दों का। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। 20 शब्दों, इंपॉर्टेंट बात है, आपको 4 लाइन से, 3 से 4 लाइन से ज्यादा आपको सॉल्यूशन नहीं बना कराना है। ये जो आपकी पूरी पूरी मान लो ये किताब है, ये पूरी पूरी कॉपी है, तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, इससे ज्यादा नहीं बना करानी है। यहाँ पर आपको बताकर दिखा देता हूँ। ये रही आपके सामने 1 2 3 4। अच्छा, 4 लाइन भी आपको किस में लिखनी है? जिसमें कोई परिभाषा पूछ रखी हो, जिसमें कोई साहित्यिक घटना के बारे में पूछ रखा हो, वहां पर आपके सामने 4 लाइनों को बताना है। उसके अलावा अगर आपको कोई लेखक का नाम पूछ, कोई केवल कोई किताब का नाम पूछ लिया, कोई लेखक का नाम पूछ लिया, तो 1 लाइन में आपको सॉल्यूशन बना कर आना है। समझ में आ गया? यहाँ पर तथ्य पूछे जाते हैं, आपके सामने पूरा का पूरा कोई पॉइंट है वो नहीं पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। बच्चे सब कुछ करके आ जाते हैं, यहाँ प्रश्न नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कहां से प्रश्न आते हैं यहाँ से। चलिए अगले वालों की बात करें आपके सामने। इसमें जो अगले वाले इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसमें क्या देखने को मिलता है भाई? इसमें जो सेक्शन बी होता है ना, इसमें आपके सामने जो सेक्शन बी आता है, फिर आपका पार्ट बी होता है। इसमें आपके पूरे सिलेबस से यूनिट वाइज, आपके 4 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों यूनिट से क्या होता है? जो यूनिट आपके सामने फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, चारों यूनिट से एक एक पर्सन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एक एक पर्सन आपको देखने को मिलता है। और उसमें से आपको जो बढ़िया लगे, क्या लगे? उसमें से जो आपको बढ़िया लगता है, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन चूज करने पड़ते हैं। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन आप चूज करके आना होता है। समझ में आ गया? जो 2 प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं, उन 2 प्रश्नों को आपको सॉल्यूशन बना के आना होता है। शब्द सीमा की बात करूं तो शब्द सीमा 150 शब्दों की होती है। कितने शब्दों की होती है? 150 शब्दों की इसमें शब्द सीमा देखने को मिलती है। 150 शब्दों का सीधा सीधा अर्थ की मैं अगर मैं बात करूं, 150 शब्दों का सीधा सीधा अर्थ होता है, आपको 1.5 पेज भरना होता है। कितना पेज? 1.5 पेज। ये कॉपी है भाई, आगे वाला पेज, पीछे वाला पेज, दूसरे वाला आधा पेज। इस हिसाब से आपको 1.5 पेज में इसका सॉल्यूशन है वो बनाकर आना होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? 1.5 पेज में आपके सामने सॉल्यूशन बनाना होता है। इनको 100 टाइप क्वेश्चंस की श्रेणी में रखते हैं अपन, लघुतरात्मक प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आपके सिलेबस में अगर कुछ होता है तो होता है पार्ट नंबर सी।
जहां पर आपके सामने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं? अच्छा, इनको करने के अगर तरीका बताऊं तो 1 लाइन या 2 से 3 लाइन प्रस्तावना लिखो, 5 से 7 पॉइंट बुलेट लाइन के लिखने और अंत में आपको निष्कर्ष लिखना होता है। समझ में आ गया? इनको करने का तरीका यही होता है, आगे जाकर और बता दूंगा। अगले वाले प्रश्न आते हैं पार्ट नंबर सी। कौन सा था भाई? पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी की बात करूं तो यहां पर आपके सामने कुल कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं भाई? आपके सामने जितनी आपकी यूनिट है, क्या है, जितनी यूनिट है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उससे आपके सामने दो दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं? दो दो प्रश्न देखने को मिलते हैं, और उसमें से आपको दोनों प्रश्न अथवा में आते हैं और आपको कोई एक प्रश्न चूज करके करना होता है। क्या करना होता है? उसमें से कोई एक प्रश्न आपको चूज करना होता है। तो मतलब आपको 8 में से 4 प्रश्न मात्र करने होते हैं। कितने प्रश्न करने होते हैं? 4 प्रश्न, 4 क्वेश्चंस आपको चूज करके उनका सॉल्यूशन आपको बनाना होता है। प्रत्येक प्रश्न के सॉल्यूशन की शब्द सीमा की बात करूं तो लगभग आपको 300 शब्दों में, कितने शब्द सीमा होती है? 300 शब्दों की शब्द सीमा देखने को मिलती है। 300 शब्दों में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। 300 शब्द कितने होते हैं? 2.5 पेज। कितने पेज होते हैं भाई? 2.5 पेजेस में आपके सामने इनकी शब्द सीमा है वो आपको बनानी होती है। आगे पीछे का एक, दूसरा आगे पीछे का, तीसरा आगे पीछे का, 2.5 पेज आपको कुल है वो बनाने होते हैं। 2.5 पेजेस की आपके सामने शब्द सीमा है वो देखने को मिलती है। यह आपका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न है, वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समझ में आ गया? ये लॉन्ग टाइप प्रश्न होते हैं, इनको करना कैसे है ये भी अपन आगे जाकर चर्चा करेंगे। अब सबसे जरूरी है लॉन्ग टाइप प्रश्न को करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा नंबर आपके मिलते किससे हैं? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से। कौन सा? जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, उस लॉन्ग क्वेश्चन को करने से आपको सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। इसी प्रश्नों से आप पास होते हो। समझ में आ गया? तो आपको इसको करना कैसे है, इसको करने का तरीका आएगा, जो बच्चा इसको करेगा उसी सबसे ज्यादा नंबर लेकर आता है। कैसे करना होता है? सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है। क्या लिखनी है? प्रस्तावना। थोड़ा सा जूम करूंगा एक एक पॉइंट को। रुकिए 1 मिनट के लिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है। इंट्रोडक्शन, आकर्षक शुरुआत। मतलब आप जब भी कोई प्रस्तावना लिखते हो ना, जैसे आपने ये पूरा का पूरा, ये आपके सामने इतिहास का पेपर आपका, तो ये पूरा का पूरा अगर आपके सामने कॉपी है तो यहां पर प्रश्न की शुरू करो तो प्रस्तावना लिखना आपको हर प्रश्न में, क्योंकि इतिहास में कोई परिभाषा तो आएगी नहीं, प्रस्तावना आपको लिखनी है। जैसे लिखोगे तो इसमें आपके सामने जो प्रश्न है उससे संबंधित आपको लिखना है। जैसे तुलसीदास का प्रश्न है तो तुलसीदास के बारे में आपको 5 से 7 लाइन, कम से कम 5 से 7 लाइन आपको लिखनी है प्रस्तावना में। कितने लाइन? 5 से 7 लाइन लिखनी है। अच्छा, इसमें अगर तुलसीदास के द्वारा कोई बात कही गई है, महात्मा बुद्ध के द्वारा अगर कोई बात कही, कोई प्रसिद्ध कथन कहा गया है आपके सामने, या कोई वैदिक धर्म का कोई प्रसिद्ध कथन है, मैं कह रहा हूं कथनों को जरूर से रटकर जाना। आपको जितने भी जो कथन होते हैं ना, इनको जरूर से रटकर चले जाना, क्योंकि कथन है ना, इनको अगर आप अच्छे से लिखोगे तो उतने ज्यादा आपको नंबर मिलते हैं। समझ में आ गया? कथनों को आप जरूर से रटकर जाना है। कोई भी प्रसिद्ध इतिहासकार का क्योट है वो जरूर लिख के आना है, और जब आप प्रसिद्ध कथन लिखोगे तो उसको ऐसे ब्लैक कलर में आपके सामने क्या कर सकते हो? ब्लैक कलर में लिखना है। कौन से पेन से लिखोगे? ब्लैक पेन से लिखोगे। अब काफी बच्चे, आप में से काफी बच्चे होंगे भाई, हम भी जब कॉलेज के एग्जाम दिया करते थे ना, तब हमारी भी यही सोच रहा करती थी, अरे कौन ब्लैक पेन का यूज करेगा, अपने तो ऐसे जाएंगे ब्लू पेन से लिखेंगे पास हो जाएंगे। नहीं, फिर वही आप क्या कहते रहते हो, सर बैक आ गई, बैक आ गई। सही से पेपर करोगे तो आपको बैक नहीं आएगी, है ना? ब्लैक पेन से कोटेशन के साथ आपको लिखना है, और प्रस्तावना जरूर से लिखनी है। प्रस्तावना में आपको 5 से 7 लाइन है वो आपको लिखनी होती है। मैंने जो आंसर बना रखे हैं उसमें बाकायदा हर प्रश्न में आपको प्रस्तावना लिखने का तरीका बताता हूं कि प्रस्तावना में क्या लिखना होता है। समझ में आ गया? चलिए भाई, अब आपके सामने अगले वाले जो चीजें अगर आपको लिखनी है, डायग्राम या फ्लो चार्ट। आप क्या कर सकते हो? तुलसीदास के साहित्य कथन है उसकी 4 विशेषताएं, आपको 4 सब हेडिंग बनानी है। आप क्या लिखोगे? सब हेडिंग क्या होती है, मैं हेडिंग और सब हेडिंग बताता हूं आपको। हेडिंग क्या होती है? हेडिंग क्या होती है? हेडिंग होती है, जैसे आपने लिखा तुलसीदास की काव्य विशेषता हो गई, फिर उसकी सब हेडिंग है। जैसे पहले है कौन से आपके सामने, भक्ति रस का प्रयोग, भक्ति रस का प्रयोग मैं बता रहा हूं आपको, है ना? आपके सामने उनकी जो भाषा थी, मान लो प्राकृत भाषा, मान लो एक बार के लिए उदाहरण के लिए, प्राकृत भाषा का अच्छा प्रयोग, ठीक है। जल जो
लोगों के साथ अच्छा समन्वय था। तो ये 4 आपको सब हेडिंग बनानी है। आप क्या कर सकते हो, इनको, ये आपकी मेन हेडिंग है, तुलसीदास की काव्य विशेषता लिखकर आपके सामने सीधे 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। लेकिन इसको और क्रिएटिव तरीके से बताओ कैसे लिख सकते हो। आपने क्या किया, एक ऐसा डायग्राम बनाया, लिखा ऐसा, समझ में आ गया। यहां पर आपने लिखा तुलसीदास की काव्य विशेषता लिख दी, और जो आपको 4 हेडिंग बनानी है उसको यहां पर आपके सामने लिखा। समझ में आ गया। इस प्रकार से आपने फ्लो चार्ट बनाकर लिखा, कितना सुंदर लगेगा। आप खुद टीचर बनो और फिर सोचो कि आप अगर इस प्रकार से लिखकर आओगे कितने नंबर मिलेंगे आपको, मिलेंगे ना। इस प्रकार से चार्ट बना सकते हो। अगर आप और भी क्रिएटिव बच्चे हो, अगर आपको और भी नॉलेज है, आप यहाँ पर पेड़ बना दो। पेड़ बना दिया, उसकी अलग अलग प्रकार की टहनियां बनाकर उसके 4 विशेष यहाँ पर लिखो, तुलसीदास के काव्य की विशेषताएं, और यहाँ पर उसकी 4 अलग अलग प्रकार की टहनियां बनाकर उनके 4 विशेषताओं के बारे में लिख दो। आप में से लड़के हैं वो इतने क्रिएटिव नहीं होंगे भाई, है ना। जो चित्रकार बच्चे हैं जिनको भाई चित्रकारी अच्छे से आती है वो इस प्रकार से बना सकते हैं। मेरे जैसे जो काम निकालते हैं वो भाई आपके सामने ऐसा चौकोर बनाकर इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया। ब्लैक पेन से डायग्राम बनाना है, ब्लू पेन से आपको लिखना है। समझ में आ गया। इस प्रकार से फ्लो चार्ट आपको जरूर से बनाना होता है। समझ में आ गया। इतिहास में अगर कोई डायग्राम वगैरह तो आप नहीं बना सकते, लेकिन फ्लो चार्ट जहां पर बने कोशिश करा करो, क्या जाता है आपका। समझ में आ गया। टीचर आपको एक्स्ट्रा नंबर जरूर से देगा अगर इस प्रकार की क्रिएटिव चीजों को करोगे। फिर यहां पर आपके सामने बीच में ये चीज रह गई, आपको एक चीजों को और ध्यान रखना है, कालक्रम, घटनाओं और विकास के अनुसार चीजों को समय अनुसार लिखो। अच्छा, कोई भी घटना हो रही है, समझ में आ गया। जैसे जो वैदिक धर्म है उसमें 2 चीज आते हैं, ऋग्वैदिक काल, है ना, और आपके सामने उत्तर वैदिक काल। तो दोनों के बारे में आपके सामने ऋग उसमें लिखा गया कि ना वैदिक धर्म के अंदर धार्मिक, आर्थिक, महिलाओं की आर्थिक, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में बताया। तो आपने क्या लिखा, ऋग्वैदिक काल, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, उसमें ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी उसके बारे में बताया। फिर ऐसे लिखा, फिर यहाँ पर उत्तर वैदिक में कैसी थी सामाजिक स्थिति। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, एक डायग्राम के माध्यम से घटनाओं और विकास के अनुसार चीजों को स्पष्ट रूप से लिखोगे, तब अच्छा नंबर मिलेगा। लास्ट में आपको क्या करना होता है, निष्कर्ष करना होता है। जो आपने चीजें बताई है उनको निष्कर्ष जरूर से निकाल कर आए। क्या करें, उसका कंक्लूजन आपके सामने आपको जरूर से निकाल कर आना होता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन वर्तमान समय में संस्कृति व कला का क्या प्रभाव देखने को मिलता है, हर प्रश्न के अंत में आपको निष्कर्ष जरूर से निकाल के आना है। ये आपको 4 बिंदु अच्छे से याद रखनी है इतिहास का। जब भी आपके सामने पेपर बनाकर आओगे तब प्रस्तावना जरूर से लिखोगे, है ना, आपके सामने घटनाओं के हिसाब से जरूर से लिखोगे, फ्लो चार्ट जरूर से बनाओगे और निष्कर्ष जरूर से बनाकर आओगे। अगर आप ये 4 चीजें कर लोगे, मैं आपको बता रहा हूँ कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो फेल हो जाए, तो मेरे को बता देना। अगर कोई बच्चा जो इतिहास के पेपर में अगर पढ़ के जाएगा और फेल हो जाए तो मेरे को बता देना। समझ में आ गया। चलो, ये तो था आपके सामने भाई पूरा का पूरा कैसे एग्जाम का पैटर्न रहेगा, कैसे एग्जाम के अंदर आपको चीजों को करके आना है। अब अपन रीड करेंगे सिलेबस को। किसको, अब अपन पढ़ेंगे सिलेबस को कि भाई सिलेबस कैसे देखने को मिलेगा आपको। सिलेबस की बात करें, पहली यूनिट देखने को मिलती है जहां पर आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं संस्कृति व धर्म से संबंधित। यूनिट फर्स्ट में किससे संबंधित आते हैं, संस्कृति व कल्चर और रिलीजन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला आता है संस्कृति का अर्थ। क्या होती है संस्कृति, समझ में आ गया। मीनिंग ऑफ कल्चर, आपके सिलेबस में क्या पॉइंट दे रखा है, मीनिंग ऑफ कल्चर, आपकी जो संस्कृति है वो क्या होती है उसके बारे में बताना है। समझ में आ गया। वैदिक धर्म, अब जो धर्म है उसमें जो वैदिक धर्म में आपके सामने प्रश्न अक्सर यही पूछा जाता है कि भाई वैदिक धर्म के अंदर आपके सामने जो महिलाओं की स्थिति कैसी हुआ करती थी, या समाज की स्थिति कैसे हुआ करती थी, सामाजिक स्थिति को, है ना, आर्थिक स्थिति को और धार्मिक स्थिति के बारे में बताइए। तो इसमें भी वैदिक काल है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है आपके सामने ऋग्वैदिक काल, समझ में आ गया। एक होता है आपके सामने पूरा का पूरा जो ऋग्वैदिक पीरियड, समझ में आ गया। एक आपके सामने होता है जो उत्तर वैदिक पीरियड, है ना, उत्तर वैदिक पीरियड। तो ये होता है ऋग्वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड, दोनों में आपके सामने बटा होता है। इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपके सामने जैन धर्म से संबंधित आपके सामने महावीर स्वामी की जो प्रमुख आपके सामने विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं नहीं, प्रमुख उनके द्वारा शिक्षाओं के बारे में बताओ, या जैन धर्म की प्रमुख आपके सामने शिक्षाओं या प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताओ। इस प्रकार का प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलता है।
एक और प्रश्न आता है बौद्ध धर्म से संबंधित, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इस यूनिट की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो वैदिक धर्म और आपके सामने बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पूछता है। इसमें महावीर स्वामी जो महावीर बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में आपको जरूर से बताना है। अगर इसमें देखो कितना स्मार्ट तरीके से आपको चीजों को पढ़ा रहा हूं, क्या क्या पढ़ना है। सेक्शन ए, अगर इसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैन धर्म का त्रिरत्न वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और बौद्ध धर्म का षष्टांगिक मार्ग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आता है। इन दोनों टाइप के प्रश्नों को भी रट लेना। समझ में आएगा। ये प्रश्न आएंगे 2 नंबर वालों में। कितने नंबर वालों में? 2 नंबर वाले प्रश्नों में। समझ में आ गया ना। तो ये जैन धर्म और त्रिरत्न बौद्ध धर्म के षष्टांगिक मार्गों को शॉर्ट प्रश्नों के लिए आपको रट लेना होता है। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, संस्कृति का अर्थ स्पष्ट करते हुए भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या करना है, संस्कृति क्या होती है उसका अर्थ स्पष्ट करना है, तथा भारतीय संस्कृति, कौन सी संस्कृति, भारतीय आपके सामने संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। समझ में आ गया। एक्सप्लेन करना आपको कल्चर का मीनिंग क्या होता है, डिस्क्राइब करना है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इंडियन कल्चर के, जो इंडियन कल्चर है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बारंबार देखने को मिलता है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वैदिक धर्म है उसकी क्या क्या प्रमुख आपके सामने विशेषताएं होती हैं उसके बारे में आपको बताना है। ये भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर से देखने को मिलता है। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ वैदिक धर्म, जो वैदिक रिलीजन है, क्या है वैदिक रिलीजन है उसके क्या मेन फीचर है, क्या है उसके क्या मेन फीचर्स होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार-बार देखने को मिलता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उनके प्रभावों की तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्या करना है, जैन धर्म, कौन सा धर्म, जैन धर्म व बौद्ध धर्म के सिद्धांत है उनकी प्रभावों का, उनकी जो प्रभाव है उनका तुलनात्मक अध्ययन करना। देखो इसमें अक्सर प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, महावीर बुद्ध है, बौद्ध है, उनके आपके सामने प्रमुख शिक्षाओं के बारे में बताओ, है ना। महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में बताओ, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में बताओ और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में आपको बताओ। तो अगर ये प्रश्न कर लोगे तो उसमें आपका दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी नंबर यूनिट से, यूनिट नंबर फर्स्ट से। कौन सी नंबर यूनिट से, यूनिट नंबर फर्स्ट के। ये आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीनों के तीनों प्रश्न एग्जाम में बार-बार देखने को मिलते हैं। अच्छे से इन्हें तीनों प्रश्नों को आपको करके चले जाना है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं अगले वाली यूनिट की तरफ। चलिए यहां पर आपके सामने तुलनात्मक विश्लेषण की बात करें, आपके सामने वैदिक धर्म में अनुष्ठान और प्रकृति पूजा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। क्या आपके सामने योग यज्ञ हो गया, आपके सामने जो किसका प्रयोग होता था, यज्ञ हो गया आपके सामने, है ना, मूर्ति पूजा हो गई, आपके सामने बलि प्रथा हो गई, ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलती थी। सामाजिक संरचना के आधार पे आपके सामने सामाजिक संरचना देखने को मिलती थी। ऐसा प्रश्न आएगा, सामाजिक संरचना के बारे में बताओ। यहाँ पर आपके सामने जैन धर्म में अहिंसा व तपस्या की, कोई किसी भी प्रकार की आपको अहिंसा नहीं करनी, तपस्या करनी है ना। त्रिरत्न के बारे में पूछ सकता है, व्यापार व कला का विकास होता है इस समय काल में। महात्मा बुद्ध वाले पीरियड में मध्य मार्ग, षष्टांगिक मार्ग वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, या फिर त्रिरत्न वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय प्रसार व शांति का संदेश वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने, इस प्रकार के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यूज करना होता है। चलिए अब अपन यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ लिया, क्या सिलेबस है, क्या उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड की तरफ, जहां पर दर्शन व साहित्य से संबंधित, फिलोसफी और लिटरेचर से संबंधित, किससे संबंधित, फिलोसफी और लिटरेचर से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है महाकाव्य। महाकाव्य में कौन सा होता है, जो महाकाव्य है उसमें आपके सामने रामायण व महाभारत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न आता है, रामायण या महाभारत से अक्सर एक प्रश्न देखने को मिलता है कि रामायण व महाभारत के बारे में आपको बताना है, उसके बारे में आपको बताना है। कालिदास का साहित्यिक निर्माण में योगदान, कालिदास का साहित्य के निर्माण में आपके सामने क्या क्या योगदान रहा, भारतीय साहित्य परंपरा में उनका क्या क्या योगदान रहता है उसके बारे में आपको बताना है। तुलसीदास का क्या योगदान रहता है, किसका, तुलसीदास का क्या योगदान रहता है आपके सामने, इनको बताना है। तो ये 3 प्रमुख बिंदु है। एक तो आपके सामने जो रामायण और महाभारत के बारे में बताना, उनका क्या योगदान है, कालिदास का क्या योगदान है और तुलसीदास का क्या योगदान है, उन तीनों के बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया, कालिदास का क्या योगदान है,
और तुलसीदास का आपके सामने क्या योगदान है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? अच्छे से इन तीनों बिंदुओं को अच्छे से कर लेना। चलिए, अब आपको ये तो थे लॉन्ग टाइप प्रश्नों के हिसाब से सिलेबस। शॉर्ट टाइप में आपको क्या पढ़ना है? कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम और तुलसीदास की रामचरितमानस की प्रमुख रचनाओं के नाम कंठस्थ कर लेना आएंगे। समझ में आ गया? मतलब कालिदास के द्वारा जितनी रचनाएं लिखी गई, कम से कम 2-3 रचनाओं के नाम अच्छे से रट लो। और तुलसीदास क्या होता है? तुलसीदास में रामचरितमानस की जो प्रमुख रचनाएं उसके नाम अच्छे से रट लो, प्रश्न आता है। क्या है? प्रश्न आएगा इन टॉपिक से। समझ में आ गया आपको? अच्छे से रट लो इन प्रश्नों को। तुलसीदास का अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में और तुलसीदास के रामचरितमानस की जो प्रमुख आपके सामने जो रचनाएं होती हैं उसके बारे में आपको अच्छे से रट लेना होता है। चलिए, अगले वाले यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर 2 की तरफ। किसकी तरफ? आपके सामने यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में क्या है? रामायण एवं महाभारत की सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताइए। तो रामायण और जो महाभारत है, क्या है? रामायण और जो महाभारत है उनका सांस्कृतिक महत्व क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आता है भाई, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है। रामायण और महाभारत का आपके सामने क्या सांस्कृतिक महत्व क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ रामायण एंड महाभारत। एक्सप्लेन करना है क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस रहा रामायण का और महाभारत का, उसके बारे में आपको क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। क्या करना है आपको? अच्छे से डिस्क्राइब करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार आता है रामायण और महाभारत के सांस्कृतिक महत्व का प्रश्न। कालिदास के साहित्यिक योगदान का मूल्यांकन कीजिए। क्या करना है? कालिदास के द्वारा जो साहित्यिक योगदान दिया गया उसके बारे में आपको बताना है। एलिवेट द लिटरेचर कंट्रीब्यूशन ऑफ द कालिदास। तो कालिदास का क्या लिटरेचर का कंट्रीब्यूशन रहा उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आता भाई इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलता है। अगला वाला प्रश्न है, तुलसीदास के काव्य में भारतीय संस्कृति का चित्रण कीजिए। क्या करना है? तुलसीदास के काव्य में भारतीय संस्कृति का भी चित्रण अच्छे से करना है। डिस्क्राइब द इंडियन कल्चर हैज द डिपिक्टेड इन द तुलसीदास वर्क्स। तो तुलसीदास के द्वारा जो साहित्य का काम किया गया उसमें आपके सामने तुलसीदास के काव्य में भारतीय संस्कृति का कैसे चित्रण देखने को मिलता है उसके बारे में बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बारंबार देखने को मिलता है। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके सामने यूनिट नंबर 2 से देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? चलिए, अब आपके सामने जो यूनिट नंबर 3 है, क्या है? यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 है, उसके बारे में अपन देखेंगे उससे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर से संबंधित जो मंदिर की वास्तुकला है ना उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। और ये सबसे ज्यादा आपके सामने जो मंदिर होते हैं ना इसका प्रश्न यूनिट 1, 2 से फिक्स प्रश्न है, यही से आएंगे। लेकिन यूनिट नंबर 3 से प्रश्न थोड़ा घुमा फिरा कर अक्सर अलग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अक्सर अलग पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से तैयार रहना है। जैसे मंदिर वास्तुकला, टेम्पल आर्किटेक्चर से संबंधित प्रश्नों की बात करें तो भारतीय मंदिर वास्तुकला, भारतीय मंदिरों की जो स्थापत्य कला है जिसमें आपके सामने वेसर कला, द्रविड़ कला और आपके सामने नागर शैली, इसके बारे में आपको बताना है। तीनों की तीनों शैलियों के बारे में बताना है। वो तो एक प्रश्न आपके सामने सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मंदिरों की जो वास्तुकला होती है, स्थापत्य कला होती है, उससे संबंधित कौन कौन सी प्रमुख आपके सामने स्थापत्य कला है उससे संबंधित तो प्रश्न अक्सर आता है। ये तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्या है? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां से तो प्रश्न आएगा ही आएगा। अगले वाला प्रश्न आबू से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलता है। तो आबू की जो मंदिरों की जो स्थापत्य कला है इससे संबंधित प्रश्न आता है। खुजराहो के आपके सामने जो मंदिर है, क्या है? जो खजुराहो के आपके सामने जो मंदिर है उसके मंदिर निर्माण कला है आपके सामने, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। उड़ीसा मंदिरों की जो कला होती है उससे संबंधित पल्लव और चोल आपके सामने। तो देखो मैं बताऊं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पल्लव और चोल वाला एक प्रश्न आता है यहाँ से, है ना। उड़ीसा जो खुजराहो और आबू वाला एक प्रश्न आता है यहाँ से। ये उड़ीसा वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और भारतीय मंदिर स्थापत्य कला जिसमें नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली, उसका एक अलग प्रश्न आता है। ये 3 प्रश्न यहाँ से आते हैं आपके सामने। आबू और खुजराहो को एक पढ़ना है, पल्लव चोल शैली के बारे में पढ़ना और भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के बारे में आपको अलग से पढ़ना। इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलता है।
सबसे पहले आपके सामने बात करें, खजुराहो मंदिर किस शैली पर बना हुआ है, या गोपुरम। गोपुरम क्या होता है, इस जैसे प्रश्न सीधे के सीधे प्रश्न आते हैं। कैसे, ये जो आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, कैसा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, उसमें खजुराहो का मंदिर किस शैली पर बना हुआ है और गोपुरम क्या होता है, इस जैसे प्रश्न सीधे के सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किसमें, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं। इसमें ये सारे के सारे प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न सीधे के सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपके सामने। खजुराहो के मंदिर वाला और गोपुरम क्या होता है, इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न है वो सीधा का सीधा देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए भाई, अब इसमें अपन थोड़ा सा मंदिर की जो आर्किटेक्चर कला उसके बारे में अपन देख लेते हैं, क्योंकि जरूरी चीज है। समझ में आ गया, क्योंकि अगर यूनिट नंबर थर्ड है, अगर यूनिट नंबर थर्ड है, अगर आप इसमें एडवांटेज लेना चाहते हो, अरे उसमें 2 नंबर ज्यादा लाना चाहते हो, तो मंदिरों की जो आपके सामने चित्र बनाना जरूरी है। क्या है, मंदिरों के बारे में विस्तार से बताना जरूरी है। तो यहीं पर आपके सामने देख लेना है, अच्छे से समझ लेना। अरे ज्यादा नहीं, मंदिरों का रफ डायग्राम बना सकते हो, उसके दाव पे आपको चीजों को बताना जरूरी होता है। चलिए, गोपुरम, गोपुरम क्या होता है, सबसे पहले यही चीज देख लेते हैं और अपन इसको जूम करके दिखाऊंगा। ये रहा मंदिर, समझ में आ गया, ये मंदिर है पूरा का पूरा, मंदिर दिख गया। ये देखो, ये सीढ़ियां है, क्या है, सीढ़ियां इस मंदिर में अंदर जाने का स्थान है। देखो ये सबसे नीचे वाली सीढ़ियां, फिर ये सीढ़ियां, फिर ये सीढ़ियां, फिर आगे का मंदिर है, दिख रहा है आपको अच्छे से। तो इसमें आपके सामने गोपुरम क्या होता है, दक्षिण भारतीय शैली का जो प्रवेश द्वार होता है, जो दक्षिण भारत के अंदर, कहां पर, जो दक्षिण भारत के अंदर आपके सामने साउथ इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया के आपके सामने जो टेंपल होते हैं, क्या होते हैं, टेंपल होते हैं, उनके अंदर आपके सामने जो गेट होता है, जो प्रवेश द्वार होता है, उसको क्या बोला जाता है, गोपुरम बोला जाता है। और ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी देखने को मिलता है। किसमें, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी देखने को मिलता है। मंदिरों में जो प्रवेश शैली होती है उसी को गोपुरम के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। चलिए भाई, अगले वालों की बात करें आपके सामने, जो अगले वाला होता है मंडप। मंडप क्या होता है, प्रवेश हॉल। भाई देखो आप, ये मंदिर है, ये मंदिर मान लिया अपन ने, मंदिर हो गया है ना, ये मंदिर है, मंदिर है, यहाँ का इसका ओल है भाई इसके सामने, और यहां से उसका प्रवेश द्वार है। तो प्रवेश द्वार को तो गोपुरम बोल दिया। अब जो मंदिर के आगे जो खाली जगह बची रहती है ना, उसको क्या बोलते हैं, मंडप बोला जाता है, मंडप बोला जाता है। और ये पर्सन कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आ गया। प्रवेश हॉल होता है, पिलर्ड हॉल होता है, जहां पर आपके सामने देख लो, ये जो मंदिर है ना, ये आपके सामने गोपुरम हो गया। जब इसके अंदर जाओगे तो पूरा का पूरा मंदिर है, यहाँ पर बीच में खाली जगह हॉल है, और यहाँ पर पिलरों के ऊपर टिका रहता है। क्या बोला जाता है इसको, मंडप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मंडप बोला जाता है। किसी भी मंदिर के अंदर जो ऊपर के ऊपर छत होती है और वो पिलरों पर टिकी रहती है, खाली हॉल रहता है, उसको क्या बोलते हैं, मंडप बोलते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पॉइंट, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। किसमें, कंपटीशन एग्जाम में भी ये आता है आपके सामने। अगले वाला होता है आपके सामने गर्भगृह। क्या होता है, गर्भगृह। गर्भगृह क्या हो गया, जैसे आपके सामने जहां पर जो देवता होता है ना, ये रहा, यहां पर आपके सामने गर्भगृह दिखाया गया। यहां पर क्या है, तो देवता है, क्या है, कोई भी देवता होता है ना, उस देवता की जहां पर मूर्ति रखी होती है, रखी हुई होती है ना, उसको क्या कहा जाता है, गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। गर्भगृह का अर्थ क्या होता है, जहां पर जो देवता है उसकी जो मूर्तियां रखी रहती है, उसको अपन क्या कहते हैं, गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। मुख्य देवता का जो कक्ष होता है, जो सेंटम सेटोरियम होता है, उसको गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई। आपके सामने कोई भी देवता है, उसके सामने आपके सामने जो गर्भगृह है उसको बोलते हैं। अगले वाला लास्ट इंपोर्टेंट है शिखर। शिखर किसको बोलते हैं, आपके सामने गर्भगृह का जो ऊपर आपके सामने देखो, मन ऊपर शिखर होता है ना आपके सामने, जहां पर अपन झंडा वगैरह लगाकर रखते हैं, यहाँ पर आपके सामने जो पूरी की पूरी व्यवस्था देखने को मिलती है, उसको क्या बोला जाता है, गर्भगृह के ऊपर का टावर होता है, उसको शिखर बोला जाता है। तो ये 4 बिंदु आपको अच्छे से रट लेने होते हैं। देखो चित्र आपको बनाना है तो अच्छी बात है, नहीं बना पाओ तो कम से कम आप इन नामों को जरूर से रट लेना। आपको दक्षिण भारत के मंदिरों में जो गोपुरम होता है वो क्या होता है, आपके सामने प्रवेश द्वार होता है। मंडप क्या होता है, जो प्रवेश हॉल होता है, क्या होता है, प्रवेश हॉल होता है, उसको मंडप बोला जाता है। गर्भगृह पे जहाँ पे देवता के मंदिर, जहाँ पे देवता की मूर्ति होती है, उसको गर्भगृह बोला जाता है। शिखर जहाँ पे
जो गर्भगृह से ऊपर का जो टावर होता है उसको शिखर बोला जाता है। तो इनको अच्छे से पॉइंटों को आपको अच्छे से याद कर लेना। चलिए, ये तीनों के तीनों प्रश्न बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला है, भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या करना है? डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। क्या करना है? जो भारतीय मंदिर स्थापत्य कला है, भारतीय मंदिर स्थापत्य कला है, क्या है? भारतीय मंदिर स्थापत्य कला है, उसके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है? कि भारतीयों की जो मंदिरों की जो स्थापत्य कला है उसके प्रमुख विशेषताएं क्या, उसकी जो आपके सामने प्रमुख आपके सामने क्या कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, जो भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। इंपोर्टेंट पर्सन अच्छे से कर लेना। अगला प्रश्न है, खजुराहो और उड़ीसा के मंदिरों की स्थापत्य कला के बारे में बताओ। क्या करना है? खजुराहो के जो मंदिर है और उड़ीसा के जो मंदिर है उनकी स्थापत्य कला क्या है, समझ में आ गया? उनकी निर्माण कला क्या है, उनकी स्थापत्य कला क्या है, उसके बारे में भी आपको बताना है। ये भी पर्सन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। एंड एनालाइज द आर्किटेक्चर ऑफ खजुराहो एंड द उड़ीसा टेम्पल। खजुराहो के और आपके सामने जो उड़ीसा के जो टेम्पल है, आपके सामने आबू वाला भी इसके साथ देखने को मिलता है, खास करके आबू वाला होता है। दोनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उनकी स्थापत्य कला के बारे में बताना है। साथ के साथ पल्लव और चोल मंदिर स्थापत्य कला का तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्या करना है आपको? जो पल्लव और जो चोल होते हैं उनकी स्थापत्य कला, क्या पल्लव और जो चोल होते हैं उनकी जो स्थापत्य कला, उनके मंदिरों की जो स्थापत्य कला है, उनके समय कैसे मंदिरों की स्थापत्य कला का निर्माण हुआ, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना है। मतलब दोनों के बारे में आपको विस्तार से बता देना है। समझ में आ गया? कंपेयर कंपेयर द पल्लव्स एंड द चोलास टेम्पल आर्किटेक्चर। क्या करना है? जो पल्लव और जो चोल होते हैं ना, उनका आपके सामने कंपेयर करना। आपको कंपेयर पल्लव्स एंड चोलास एंड चोला टेम्पल आर्किटेक्चर। जो पल्लव और जो चोल होते हैं उनके जो टेम्पल आर्किटेक्चर होता है उसका आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला का तुलनात्मक अध्ययन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार-बार देखने को मिलता है। तो ये तीनों के तीनों टाइप के प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लेना है। चलिए भाई, यूनिट फर्स्ट पढ़ लिया, यूनिट सेकंड देख ली, यूनिट नंबर थर्ड देख ली। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर फोर्थ की तरफ। किसकी तरफ? यूनिट नंबर फोर्थ है उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। पहला है, साइंस एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे संबंधित? साइंस एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है आर्यभट्ट से संबंधित प्रश्न आएगा। मतलब आर्यभट्ट के द्वारा जो आपके सामने जो काम किए गए विज्ञान के दृष्टिकोण से, उससे संबंधित। वराहमिहिर के द्वारा क्या काम किया गया उससे संबंधित प्रश्न आता है। चरक के द्वारा क्या कार्य किया गया उसके संबंधित प्रश्न आता है। और सुश्रुत से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपके सामने इसमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं तो चरक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आर्यभट्ट और सुश्रुत ये ज्यादा, तीनों के तीनों व्यक्ति हैं, ये तीन व्यक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? चलिए, अगर इसकी बात करूं यूनिट ए भी, ये यूनिट, इस यूनिट में आपके सामने जितने जो वैज्ञानिक हैं इनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया, इनका क्या क्या योगदान रहा, इनके योगदान से संबंधित प्रश्न आता है। और संहिताओं से संबंधित भी प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। चलिए, प्रश्नों को कराऊं उससे संबंधित मास्टर मैप समझ लो भाई। इसमें क्या है, कैसा आता है? आर्यभट्ट है, उन्होंने किस चीज के योगदान में काम दिया? गणित और विज्ञान के। किस पे काम किया? जो गणित और आपके सामने जो खगोल विज्ञान है, आपके सामने एस्ट्रोनॉमी है, मैथ और एस्ट्रोनॉमी क्या है? जो मैथ एंड जो आपके सामने एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान है, उससे संबंधित इन्होंने काम किया। और इनके जो द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम क्या था? आर्यभट्टीय जो इनके द्वारा किताब है उसका लिखा गया। समझ में आ गया? गणित से संबंधित अलग अलग प्रकार के सिद्धांत दिए गए। वराहमिहिर के द्वारा खगोल विज्ञान पे काम किया गया। कौन से विज्ञान पे? खगोल विज्ञान पे। एस्ट्रोलॉजी पे इन्होंने द्वारा काम किया गया, और इनके द्वारा बृहत संहिता लिखी गई। क्या लिखी गई? बृहत संहिता। ये मोस्ट है, अगर ये प्रश्न आ गया लगभग बच्चे ये नहीं कर पाएंगे। बृहत संहिता किसके द्वारा लिखी गई? लेकिन वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई थी, और खगोल विज्ञान से संबंधित काम किया करते थे। किससे संबंधित? खगोल विज्ञान से संबंधित। खगोल विज्ञान से संबंधित आपके सामने ये काम किया करते थे। बृहत संहिता इनके द्वारा लिखी गई थी। अच्छा, अगले वाला पॉइंट है चरक। चरक के द्वारा क्या? आयुर्वेद। चरक के द्वारा क्या लिखा गया? आयुर्वेद और मेडिसिन वो लिखा गया, और आयुर्वेद पे इनके द्वारा जो काम किया गया। और आपके सामने जो चरक जो इनके द्वारा जो लिखा गया वो क्या थी? चरक संहिता। क्या लिखी गई थी भाई? चरक संहिता।
इनके द्वारा क्या लिखी गई थी? चरक संहिता इनके द्वारा लिखी गई थी। चलिए अगले वाले की बात करें, सुश्रुत। सुश्रुत के द्वारा क्या? शल्य चिकित्सा। किस पे काम किया गया इनके द्वारा? शल्य चिकित्सा पर। शल्य चिकित्सा पर समझना। काट फाट, जो काट फाट होती है ना, आज के समय आप सर्जरी देखते हो, आज के समय जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न जो आपके सामने जो मॉडर्न मेडिसिन होती है ना, मॉडर्न मेडिसिन में आपके सामने जो सर्जरी देख रहे हो ना, आप किसी भी इंसान के जो ऑपरेशन करवाते हैं, तो वो ये मान लो सुश्रुत की देन है, और इनके द्वारा क्या लिखी गई? सुश्रुत संहिता। तो ये चारों पॉइंट आपको जरूर से याद कर लेने हैं। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्ट ये लिखा गया, वराह मेहर के द्वारा वराह संहिता लिखा गया, चरक के द्वारा चरक संहिता, और सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता है वो लिखी गई। तो ये चारों के चारों आपके सामने, तीनों के द्वारा इन तीनों चारों किताबों को लिखा गया, अच्छे से कर लेना। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करूं, इन दोनों के द्वारा आपके सामने पहला है आर्यभट्टीय का, जो आर्यभट्ट आपके सामने, आर्यभट्ट का वैज्ञानिक योगदान बताइए। क्या बताना है? आर्यभट्ट के द्वारा आपके सामने क्या वैज्ञानिक योगदान है, क्या रहा? समझ में आ गया? क्या वैज्ञानिक योगदान रहा आर्यभट्ट के द्वारा, उसके बारे में आपको बताना है। वैज्ञानिक योगदान, आर्यभट्ट ने आपके सामने गणित व खगोल विज्ञान से संबंधित क्या रिसर्च करी, क्या काम किया, क्या उनका वैज्ञानिक योगदान रहा, उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस टॉपिक से ये प्रश्न आता है। अगले वाला प्रश्न है, चरक एवं सुश्रुत के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। क्या करना है? चरक एवं सुश्रुत का चिकित्सा के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान एवं संस्कृति के विकास में वराह मिहिर, कौन? वराह मिहिर की भूमिका का वर्णन करना है। क्या करना है आपको? भारतीय विज्ञान एवं संस्कृति के विकास में वराह मिहिर, कौन? वराह मिहिर आपके सामने, वराह मिहिर के द्वारा आपके सामने क्या भूमिका रही, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर से देखने को मिलता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वराह मिहिर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन साइंस एंड कल्चर। तो इसमें देखो, अगर वराह मिहिर वाला प्रश्न अगर स्किप भी करो तो चरक सुश्रुत वाला और आर्यभट्ट वाला प्रश्न जरूर से कर लेना है आपको अच्छे से। समझ में आ गया? चलिए, तो यही था आपके सामने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, क्या सिलेबस रहता है उसके बारे में आपको विस्तार से बता दिया है। बाकी सारे के सारे मैंने सिलेबस वगैरह, पीडीएफ वगैरह सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप इसकी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कहां पर? डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर आपके सामने फ्री में इसकी पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी, है ना। जाओ और जाकर आपके सामने फ्री में पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।